हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एटमॉस्फेयर का जो आपका जो टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं। और एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन यानी कि संगठन कैसे होता है। लेकिन संगठन समझने से पहले हम थोड़ा सा वायुमंडल है, उस वायुमंडल के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियो के साथ। दूसरी बात ये हमारी यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर जो है आपको बिल्कुल फ्री क्लास दी जा रही है। सारा कोर्स जो है ज्योग्राफी का वो फ्री दिया जाएगा। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 के अंदर भाग 1 स्टार्ट हुआ है। तो इसमें 3 से 4 पार्ट बनेंगे। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में हम जो आपका जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं उनका उत्पत्ति का से संबंधित जो सिद्धांत है उनका हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो बच्चा देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में हमें क्या देखना है कि जो वायुमंडल का आपका जो निर्माण जो हुआ है वो कैसे बना हुआ है, क्या वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें होती हैं, ये हमारे जो पृथ्वी है पृथ्वी के साथ कैसे संबंध है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो सबसे पहले आप डाल लीजिएगा वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब देखो, जो आपका जो वायुमंडल है ना, जो ये इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है वायुमंडल सममांगी गैसों का क्या है बेटा? ये मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। ठीक है ना। देखो, सममांगी का मतलब क्या होता है? ये असममांगी, सॉरी। तो असममांगी का मतलब क्या होता है? असमान। क्या होता है बेटा? असमान। असमान का मतलब है कि इसमें जो गैसों का जो मिश्रण जो पाया जाता है ना, वो कैसा पाया जाता है? आपका असममांगी। असममांगी का मतलब होता है असमान। जैसे कि अगर हम देखें कि जो भी गैसें हैं वो किसी भी अनुपात में नहीं है, एक अनुपात एक रेशियो में नहीं है वो। ठीक है, अनुपात में नहीं है। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि वो रेशियो के अंतर्गत नहीं है। सभी जो गैसें जो हैं वो क्या है, किसी गैस की मात्रा ज़्यादा है और किसी गैस की मात्रा कम है, तो किसी की बहुत ही कम है। तो इसलिए सभी जो गैसें हैं वो असमान रूप से बटी हुई हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? असमांगी गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो असमांगी गैसों का जो मिश्रण है ना, ये क्या कर रहा है बेटा? ये जो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर क्या है? आवर्त है या उससे ढका हुआ है एक प्रकार से। तो ये आवर्त रूप में फैला हुआ है। किस रूप में? आवर्त रूप में फैला हुआ है। ठीक है, या हम ये बोले कि ये ढका हुआ है। ठीक है ना, ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे देखिएगा। जैसे आपकी जो पृथ्वी जो है वो जियोड रूप में है। आपने नाम सुना होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड रूप में है, इस रूप में है। और यहाँ पे जो गैसें जो है वो आप वायुमंडल देखोगे वो कुछ इस रूप में आपको दिखाई देगा, इस रूप में। ठीक है, तो ये कैसा है? आवर्त है, एक प्रकार से सर्कल के रूप में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ सर्कल। ठीक है, या फिर इसको हेमिस्फीयर रूप में बोल सकते हैं हम। तो ये जो यहाँ पे जो इससे संबंधित है, ये आवर्त रूप में है। तो ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बल के कारण क्या है बेटा? ये संबंधित है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, किससे? गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है पृथ्वी का, ये आपकी जो अर्थ है, इस अर्थ का क्या लगा हुआ है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है और उससे जुड़ा हुआ है ये। अब आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे आवर्त रूप में क्यों है। ठीक है, तो हमें ये आवर्त रूप में क्यों है ये कारण जानना है कि
यहाँ पे जो आपके जो ये दोनों पृथ्वी के दोनों जो छोर हैं इनको पोलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोलर, जिसको बोला जाता है ध्रुव, ठीक है ना, ध्रुव है। तो दोनों ध्रुवों पे ये इस रूप में से झुका हुआ है, और बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि हाइट ज़्यादा है। तो ये क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है आपकी, इक्वेटर जो लाइन है विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है ना, विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई क्या मिलेगी आपको? ज़्यादा मिलेगी। ऊंचाई क्या मिलेगी? ज़्यादा। जबकि ध्रुवों के ऊपर अगर हम बात करें तो ध्रुवों के ऊपर कैसी मिलेगी? ध्रुवों पर ऊंचाई जो है आपकी वो कैसी मिलेगी? इसकी कम मिलेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इस बात का कि जो आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो मोटाई भी बोल सकते हो आप कि वायुमंडल की विषुवत रेखा के ऊपर मोटाई या ऊंचाई अधिक है, जबकि ध्रुवों के ऊपर जो मोटाई है या फिर ऊंचाई जो है वो कम है, ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीजन है बेटा, ठीक है ना, इसके पीछे क्या है? एक रीजन है। और रीजन क्या है कि हम आपको बताते हैं कि रीजन क्या है, कि विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा पर देखो, विषुवत रेखा के ऊपर हम देखेंगे तो सूर्य की किरणें क्या आती हैं बेटा? सूर्य की किरणें कैसी होती हैं बेटा? लंबवत होती हैं। और लंबवत जहां पे सूर्य की किरणें गिरेंगी, ध्यान रखिएगा, वहां पे तापमान जो रहेगा ना आपका, टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ की जो गैसें हैं, गैसें कैसी होंगी? गर्म। और गर्म होने के बाद में ये कैसी हो जाती हैं? हल्की। और हल्की होने के बाद में ये क्या क्या होती है बेटा? ऊपर उठती हैं। क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं, ठीक है ना। इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर, किसके ऊपर? इक्वेटर जो लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर क्या होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, जो गैसें हैं वो ऊपर बैठेंगी, ऊंचे उठेंगी, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल ऊंचा होगा या उसकी मोटाई ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है। जबकि ध्रुवों के ऊपर हम देखेंगे तो ध्रुवों के ऊपर बेटा क्या है? ध्रुवों पर क्या है? सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी जाती हैं, और तिरछी जाएंगी तो वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है, तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो जो गैसें हैं या वायु है वो क्या रहेंगी? ठंडी रहेंगी। क्या रहेंगी? ठंडी। और ठंडी वायु जो है वो कैसी होती है? भारी। और भारी होने की वजह से वो क्या नहीं होती हैं? ऊपर नहीं उठ पाती हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे वायुमंडल की जो मोटाई है वो आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जाओगे तो सूर्य की जो किरणें हैं, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे क्या पहुँच रही हैं? तिरछी पहुँच रही हैं, ठीक है, तिरछी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें लंबवत हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा तो गैसें क्या होंगी? गर्म होंगी, तो वो हल्की हो जाएंगी, हल्की होंगी तो ऊपर उठेंगी। इसलिए आपका जो ये वायुमंडल है इसका आकार क्यों है ऐसा? क्यों है? आवर्त, ठीक है ना। तो ये कारण क्यों है? सूर्य की किरणों का लंबवत गिरना विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया? अब देखो जो वायुमंडल है ना आपका, तो वायु, इधर देखिएगा, तो वायुमंडल जो है आपका, वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल, अगला जो आपका पॉइंट है ना, आप पॉइंट के रूप में लिखते रहिएगा, ठीक है। पॉइंट के रूप में आप एक एक चीज नोट करते रहेगा और लिखते रहेगा, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा और परमानेंट मेमोरी बन के रहेगी आपकी। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है आपका, ठीक है। और नोट्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप पॉइंट जैसे लिख रहे हैं तो उस पॉइंट के बीच में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई नया पॉइंट आपके पास आ जाए तो उसको ऐड कर सके। तो आगे देखिएगा इसमें, तो जो वायुमंडल जो है आपका, ठीक है ना, ये क्या करता है? जैसे कि ये आपका वायुमंडल है, मैंने यहाँ पे वायुमंडल बना दिया है, ठीक है ना, ये वायुमंडल हो गया है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका सूर्य है, और यहाँ से क्या आ रही हैं? सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है। क्या आती हैं? सूर्य की किरणें आती हैं, ये, ठीक है, इनको अलग बोला जाता है। और फिर जैसे यहाँ पे ये आपका धरातल है, सरफेस जिसको बोलते हैं, धरातल, ठीक है। और फिर यहाँ से ये इस रूप में जाना शुरू कर देती हैं, तो ये वाली जो किरणें हैं ये अलग वो होंगी,
ठीक है। अब देखो इधर, ये जो किरणें होती हैं, ये किरणें हैं लघु तरंग किरणें। कौन सी होती हैं? लघु तरंग किरणें होती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है। और ये आपकी कौन सी है? तो आप ये देखोगे तो ध्यान रखना, ये कौन सी है? लॉन्ग टर्म वेव्स हैं, या किरणें या रेडिएशन है, ठीक है। इनको बोला जाता है पार्थिव किरणें। कौन सा बेटा? पार्थिव किरणें, ठीक है, जो पृथ्वी से रिलीज होती हैं। ये क्या होती है बेटा? ये पृथ्वी रिलीज करती है, ठीक है। या मैं सीधा लिख देता हूँ कि जो आपका जो धरातल है ना, धरातल, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये इनको क्या करता है? धरातल इनको क्या करता है? ध्यान रखना बेटा, इनको जो धरातल है या भूमि है, धरातल या आपकी जो भूमि है, वो क्या करती रहती है? अवशोषित करती रहती है। क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है। अवशोषित का मतलब अब्जॉर्ब करती रहती है। अब्जॉर्ब का मतलब है अपने अंदर समाहित करती रहती है। जब पूरे जो धरातल है, धरातल के अंदर 100% अवशोषित हो जाता है। कितना? कब? 100% अवशोषित होने पर ये क्या करती है? इनको धरती जो क्या करती है? रिलीज करना शुरू करती है, धरती छोड़ना शुरू करती है, ठीक है, छोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब जब छोड़ना शुरू करेगी तो उसको बोलेंगे हम पार्थिव किरणें, ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वायु जो मंडल है आपका, वायुमंडल है, इनको जो है ना, पार्थिव किरणों को रोक कर रखता है। ये क्या करता है? पार्थिव किरणों को रोक कर रखता है। ये पार्थिव किरणों को रोक कर रखता है, ठीक है, जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है, ये जाने नहीं देता है, ठीक है। और इनको क्या करता है? लघु तरंग किरणों को क्या करता है बेटा? आने देता है, आने देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करता है? यहाँ से जैसे यहाँ से किरणें आई, आने तो दिया, यानी कि लघु तरंग किरणों के लिए पारदर्शी है, और पार्थिव किरणों के लिए वायुमंडल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपारदर्शी का कार्य करता है। अपारदर्शी मतलब पार नहीं होने देता है। और जब ये किरणें बाहर नहीं जाएंगी, पार्थिव किरणें, तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? मेंटेन बना रहेगा, यानी कि बैलेंस्ड बना रहेगा, जो जीवन के लिए, ठीक है ना, जीवन के लिए क्या रहेगा बेटा? ये संतुलन बना के रखेगा। जितना जीवन के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना ये क्या करेगा? उसको रखेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि वायुमंडल का औसत जो टेम्परेचर है वो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना के रखता है। ये सारा काम क्यों हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि सूर्य की जो आने वाली लघु तरंग किरणें हैं उनको तो आने देता है, लेकिन पार्थिव जो किरणें हैं, लॉन्ग टर्म वेव्स हैं, उनको जाने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो औसत जो टेम्परेचर है वो आपका कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत एक प्रकार से ग्लास का काम करता है। ये किसका करता है? ग्लास हाउस का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए वायुमंडल को क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए वायुमंडल को क्या बोलते हैं? ग्लास हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लास हाउस, ठीक है ना, ग्लास हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं और पार्थिव किरणें जाने वाली हैं, उनको एक को आने देता है और एक को रोक के रखता है। इसलिए हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि हमारे जीवन यापन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल के अंदर ऊपरी भाग में, किधर बेटा? ऊपरी भाग में एक परत पाई जाती है जिसको बोला जाता है ओजोन परत, ओजोन लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओजोन लेयर होता है। ये क्या करता है? ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना, जिसको हम अल्ट्रावायलेट जो किरणें बोलते हैं, उनको क्या करता है? ये जो ओजोन लेयर है ना, ये क्या करती है? अवशोषित करके रखती है। क्या करती है?
अवशोषित, ठीक है ना, ऑब्जॉर्व करके रखती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर नहीं आने देती है इसको, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर नहीं आने देती है, के ऊपर नहीं आने देती है, ठीक है। अब पृथ्वी के ऊपर नहीं आने देती है तो इसलिए ये क्या करती है, एक प्रकार से ध्यान रखना, हमारे को विभिन्न प्रकार की जो डिजीज होती हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं उनसे बचाती है, डिजीज से बचाती है। लेकिन ये कब काम करेगा आपको, ओजोन लेयर कब काम करेगी, जब वायुमंडल होगा तब। कब होगा बेटा, वायुमंडल होगा तब। और वायुमंडल के भी ऊपरी भाग में, किस में बेटा, ऊपरी भाग में अवस्थित है ये, ठीक है। तो ये वायुमंडल के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात हमारा ये क्या है कि जो आपका जो वायुमंडल है, ठीक है ना, वायुमंडल है वो क्या करता है, ऊष्मा बजट को संतुलित करता है, ठीक है ना। ऊष्मा जो बजट है जिसको बोला जाता है हीट बजट, ठीक है। हीट बजट को क्या करता है बेटा, बैलेंस्ड करता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब संतुलित करके रखता है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर जितना टेम्परेचर होना चाहिए वो सारा काम यही करता है, कितनी किरणों को रोकना है, कितने हीट को जाने देना है, ठीक है। ये सारा काम इसी का है। क्लियर हुआ इतनी बात। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो कमेंट करते रहा करो मेरे प्यारे बच्चों, और जो बच्चा नया आ रहा है तो वो सब्सक्राइब करते हुए चला करो, शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि कोई गरीब बच्चे के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाएगी तो बहुत ज़्यादा मेरे को खुशी होगी, क्योंकि वो बिना पैसे की तैयारी कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अच्छा, अब आ जाओ हम देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन। अब हम वायुमंडल का जो संगठन की बात करें तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन की बात करें, यानी कि कंपोजिशन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंपोजिशन। अब जो वायुमंडल जो बना है, हम जो ये इतने बात कर रहे हैं, ये किन किन से मिलकर बना है, तो इसमें 3 तत्व जरूरी हैं। कितने तत्व जरूरी हैं बेटा, 3 तत्व जरूरी हैं, या घटक बोल सकते हैं आप इसको, एलिमेंट्स। उन 3 एलिमेंट्स के अलावा इनको और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पर लेकिन सबसे मोस्ट जो प्रोबेबल है वो कौन सा है आपका, 3 गैस है, जलवाष्प है और एरोसोल है। तो ये संगठन की अगर हम बात करें तो 3 तत्व, कितने, 3 तत्वों से मिलकर बना है, गैसों से, ठीक है, जलवाष्प से और आपका एरोसोल से। ये तीनों जो चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और तीनों के का क्या बोला जाता है, इसके संगठक, या आप बोल सकते हो कि घटक। वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 कौन से हैं, गैस है, जलवाष्प और एरोसोल। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, गैस है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, गैस है, इसलिए आप इसको मोस्ट में डाल लीजिएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें, जो आपका जो वायुमंडल है, ये जो आपकी जो पृथ्वी है ना, ये जो आपकी जो क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी, ये आपका वायुमंडल है, ये आपकी क्या होगी, पृथ्वी होगी, ये आपके पेड़ हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, पेड़ हो गए हैं, ठीक है, ये आपके पेड़ हो गए, यहाँ पे ये घास हो गई है, ये क्या हो गई है, घास, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर प्रमुख रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना, कितनी, 2 प्रकार की गैसें, 2 प्रकार की गैसें। किसके ऊपर बेटा, पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, किसके, पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा हूं। 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें पहले प्रकार की कौन सी है, ठीक है ना, प्रथम प्रकार की, प्रथम प्रकार की जो है वो कौन सी गैसें होती हैं, तो प्रथम प्रकार की जो गैसों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो कौन सी होती हैं, स्थायी गैसें होती हैं। कौन सी होती हैं, स्थायी गैसें, ठीक है। कौन सी होती हैं बेटा, स्थायी, क्लियर होगा। स्थायी गैसें कौन सी होती हैं, जिनका अनुपात, क्या बेटा, जिनका अनुपात, जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहे,
ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई भी जो हमारे पास गैस है वो 10% हिस्सा रखती है, ठीक है, तो वो 10% ही रखना चाहिए उसको, कम बत्ती नहीं हो। ऐसी गैसों को वो परमानेंट कभी भी देख लो वो 10% ही मिलेंगी, तो ऐसी गैसों को स्थायी गैसें कहा जाता है। समझ में आया इस चीज का? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, स्थायी गैसें कहा जाता है इसे, ठीक है। जिनमें अगर हम मुख्यतः की बात करें कौन कौन सी है सर, ये कहोगे कि सर इसमें बताइए तो सही कौन कौन सी है। आपकी नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये स्थायी गैसों में आती हैं, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा कि ऑर्गन, ठीक है ना, ऑर्गन। ये जो गैसें हैं ये प्रमुख रूप से 3 जो गैसें हैं ना, ये तो वायुमंडल में, ध्यान रखना इनका अनुपात स्थायी रहेगा, ऐसी स्थायी गैसें हैं, ठीक है। द्वितीय प्रकार की कौन सी होती हैं? ये प्रथम प्रकार की हो गई। द्वितीय प्रकार की मैं बात करूं यहाँ पे, तो द्वितीय प्रकार की यहाँ पे लिखिएगा, द्वितीय प्रकार की गैसें। अब देखो द्वितीय प्रकार की गैसें कौन सी होती हैं? जिनका जो वायुमंडल में स्थायी न रहे, यानी कि जिनका अनुपात है ना, या मैं सीधा कर दूं कि अस्थायी गैसें, ठीक है। अस्थायी कौन सी? जिनका अनुपात, ठीक है, जिनका अनुपात जो है वो क्या रहता हो? अस्थायी रहता हो, ठीक है। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे घटता बढ़ता रहता हो अनुपात, रेशियो या मात्रा मान सकते हो आप इस चीज को कि मात्रा कभी घट गई है कभी बढ़ गई है। तो ऐसी गैसों को क्या बोला जाता है बेटा? द्वितीय प्रकार की गैसें बोला जाता है, अस्थायी, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तनशील गैसें हैं। ये कैसी हैं? परिवर्तनशील गैसें, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, परिवर्तनशील गैसें कहलाती हैं इस प्रकार की गैसें जिनका अनुपात कभी कम कभी बत्ती, कभी बढ़ता हो कभी घटता हो। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो इसमें कौन कौन सी है सर, अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम देखें तो जो आपका जो है ना, जो आपका इधर देखिएगा, इधर लिख रहा हूं, जैसे आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो आपका जल वाष्प है, कौन सा है बेटा? जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प, वेपोर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वेपोर जिसको बोलते हैं, ये कभी कम हो जाता है तो कभी बत्ती हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और देखोगे तो जैसे कि आपका हीलियम हो गया है, ठीक है, जिसके बाद जेनॉन हो गया है, ठीक है, जेनॉन, जेनॉन गैसें है, ठीक है, ये क्या है आपकी कम बत्ती रहती हैं। इसके अलावा एक गैस आपको जरूर करनी है, मीथेन, ठीक है ना। कौन सी बेटा? मीथेन गैस है। ये दो जो ऊपर की जो गैसें मैंने क्यों लिखा है दोनों, क्योंकि मीथेन और CO2 हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना योगदान देती हैं, जिसका हम आगे चलकर वर्णन करेंगे, उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ये जो गैसें हैं ना आपकी, जो मैं हम गैसों की बात कर रहे हैं, तो धरती के ऊपर 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, प्रथम प्रकार की, द्वितीय प्रकार की। ये इनका अनुपात जो है, रेशियो है, वो कैसा रहता है? परमानेंट रहता है, स्थायी रहता है। और जबकि द्वितीय प्रकार की गैसें होते क्या है? परिवर्तनशील गैसें हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं? अपरिवर्तनशील। कैसे है बेटा? अपरिवर्तनशील गैसें हैं, कभी परिवर्तन चेंजमेंट होता ही नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं कि वायु जो मंडल है इसमें गैसें कहाँ से कैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका ये वायुमंडल हो गया है, ठीक है, क्या हो गया? ये वायुमंडल हो गया है, ठीक है। अब इस वायुमंडल में मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ, तो ध्यान रखना यहाँ पे सरफेस के पास, किसके पास बेटा? जो आपका जो सरफेस है, धरातल है, धरातल के पास, ठीक है ना, धरातल के निकट, के निकट, ठीक है ना, धरातल के निकट, धरातल के निकट जो है गैसें कैसी मिलेंगी? गैसें कैसी होंगी बेटा? भारी, भारी गैसें होंगी, पहला कारण काम, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ कैसी गैसें मिलेंगी आपको? हल्की, हल्की गैसें, ठीक है। इनका जो घनत्व है, इनका घनत्व, डेंसिटी जो है,
वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, घनत्व अधिक मिलेगा। घनत्व क्या मिलेगा, अधिक। यहाँ पे घनत्व जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा मिलेगा, यानी कि सभी लगभग सभी प्रकार की जो गैसें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो गैसों के जो कण हैं उनके डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी और गैसों की मात्रा जो है वो भी कम होती चली जाएगी। जैसे मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के आधार पे यहाँ पे 10 प्रकार की गैसें पाई जाती है तो यहाँ पे आपको केवल 3 प्रकार की गैसें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो कण है, गैसों के जो कण है, गैसों के कणों का जो डेंसिटी है, कणों की डेंसिटी, घनत्व, ठीक है ना, वो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। और यहाँ पे गैसों के कण का घनत्व, कण का घनत्व जो है ना, घनत्व वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। डेंसिटी आपका कम मिलेगी। डेंसिटी कैसी मिलेगी, कम, दूर दूर मिलेंगे कण। क्लियर हो गया इस चीज का, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो वायुमंडल के ऊपरी परत है, कौन सी बेटा, वायुमंडल की ऊपरी परत में, ठीक है ना, तो यहाँ पे वायुमंडल की कौन सी परत बेटा, ऊपरी परत में, ऊपरी परत में जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो ध्यान रखना गैसों का अनुपात बदलता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, गैसों का अनुपात बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। ठीक है, जैसे मैं ये देखूं कि जो आपका जो CO2 और जल वाष्प है, ठीक है ना, क्या ये है 90 किलोमीटर की, कितना, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं CO2 और जो आपका जो वेपोर है यानी कि जल वाष्प है, ठीक है ना, क्या बेटा, जल वाष्प जो है आपका वो 90 किलोमीटर तक ही की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, 90 किलोमीटर तक की। और फिर 120 के ऊपर आओगे, यहाँ पे 120 किलोमीटर के तक आओगे तो यहाँ तक केवल आपकी ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन O2 जो है आपकी वो केवल यहीं तक सीमित है, यहीं तक। ठीक है ना, 120 किलोमीटर के बाद होगी बहुत रेयर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे आगे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होती चली जाएगी बेटा, नगण्य, नगण्य का मतलब खत्म होती चली जाएगी। क्लियर हो गया इस चीज का, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, अब हम इनमें बात कर लेते हैं कि भाई सर आपने तो बता दिया कि ये जो है ये गैसें पाई जाती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि स्थायी गैस हैं, इनका अनुपात देख लेते हैं, इनका गैसों की मात्रा देख लेते हैं। तो ठीक है, तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा, गैसों की मात्रा, ठीक है, तो इसमें गैसों की मात्रा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है बेटा, आपकी नाइट्रोजन होती है। कौन सी, नाइट्रोजन होती है, जिसको N2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है अगर मैं देखूं तो 78, कितनी, 78.08%। तो ये सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, क्या है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना है, इनके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अलग से इनको पढ़ते भी रहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी पाई जाती है, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन। और ये इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसकी मात्रा 20.95%, इसको लगभग मैं 21% मान सकता हूं। ठीक है ना, दूसरी सबसे, क्या है बेटा, दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस, अधिक मात्रा वाली गैस यही है। सबसे महत्वपूर्ण गैस है ये, सबसे क्या है बेटा, महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये हमारे जीवन में
जीवन को बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बारे में और भी अलग से डिटेल करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आपकी आती है तो वो कौन सी आती है? ऑर्गन आती है। कौन सी आती है? ऑर्गन आती है, और उसकी मात्रा कितनी है? 0.93%, ठीक है। CO2 कितनी आती है? तो CO2 की अगर मैं यहाँ पे करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी मात्रा कितनी आती है? तो इसकी मात्रा लिखेगा 0.38%, ठीक है। कितनी है? 0.83% है। क्लियर हो गया? अच्छा सर, वो जो है कि महत्वपूर्ण वाली गैसें कौन सी हैं? महत्वपूर्ण गैसें कि में अगर हम देखें, मीथेन को देख लो, क्योंकि मीथेन के बारे में बहुत से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी जो मीथेन की जो मात्रा है वो कितनी है बेटा? 0.00017%, लेकिन बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा हीट देती है आपकी जो लकड़ी जो चलाते हैं। आपने देखा होगा ना कि सरकार LPG को क्यों बढ़ावा देती है? LPG में मीथेन गैस आती है, और उसकी जो गुप्त उष्मा जो होती है, वो जो आपकी जो फॉसिल्स जो होते हैं, जो आपके कार्बन वाली जो मात्रा होती है, वो ज़्यादा होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नहीं कि गुप्त उष्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, गुप्त उष्मा, ठीक है। गुप्त उष्मा इसकी क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि अगर आप खाने को जब बनाओगे, तो जो आप लकड़ी से खाना बनाओगे, लकड़ी के चूल्हे के ऊपर, और एक मीथेन के ऊपर गैस वो करोगे, तो ध्यान रखिएगा कार्बन की मात्रा दोनों समान छोड़ेंगे, लेकिन जो इसकी हीट है, जो इसकी गुप्त उष्मा है, वो अधिक है। तो इसलिए वो जल्दी क्या कर देती है? खाना को पका देती है, ठीक है। इसलिए जल्दी खाना पकने की वजह से हमें और मीथेन नहीं जलानी पड़ेगी, और नहीं जलाएंगे तो कार्बन की मात्रा रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मीथेन की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, मीथेन की कितनी होती है? 0.0017% होती है। इसके बाद अगर हम ओजोन की बात करें, किसकी बेटा? ओजोन, O3 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ओजोन की बात करें तो इसका कितना होता है? 0.00000, ठीक है, 4%, यानी कि 5 बार 0, ठीक है, और 4, ये इतनी है। लेकिन ये भी क्या करती है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगर हम देखें कि 90% जो ओजोन है ना, वो क्या मिलेगा? ऊपरी अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में, और 10% जो है वो आपको क्या मिलेगा? सरफेस के निकट। किसके पास मिलेगा? सरफेस के निकट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओजोन जितनी ऊंची रहेगी हमसे उतनी फायदेमंद रहेगी। ओजोन जितनी धरातल के निकट आएगी उतनी हानिकारक होती हुई चली जाएगी हमारे लिए, ठीक है। आगे इसका हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया इस चीज का? चलो, तो ये इनसे मिलकर बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका संगठन है लगभग। तो आप इन 4 को जो सबसे ज्यादा कर लीजिएगा, इन 4 का क्रम जो है ना, इन 4 का क्रम ध्यान रखिएगा। चाहे इस रूप में परसेंटेज के रूप में पूछ सकता है, या इनके रूप में पूछ सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैसों का क्रम बताइएगा। क्रम पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा बेटा आपसे? क्रम, सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा यही है। क्लियर हो गया इस चीज का? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का। अब मैं आगे बताता हूं कि हमें अलग अलग से, अगर आपको नाइट्रोजन के बारे में अलग से वीडियो बनाना है, ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में, ओजोन के बारे में, आपको ये वीडियो अलग अलग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मैं ये जो क्लास है, ये सेशन है, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।